आपने अभी तक अट्रैक्शन के बारे में काफी सारी चीजें सीखी होंगी, लेकिन जो तरीके एक आम इंसान को अट्रैक्ट करने में काम आते हैं, वही सेम तरीके एक हाई वैल्यू इंसान को अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हैं। बिकॉज हर किसी को एक अट्रैक्टिव पार्टनर चाहिए जो अपने पास रिलेशनशिप्स का टोकरा हमारे सर पर ना रखे। बट वेयर डू वी इवन फाइंड सच अ पार्टनर? आप इस समय पर डेटिंग मार्केट के हालात को देखकर ये बोल सकते हो कि यार आज के समय पर तो कोई अच्छी लड़की बची ही नहीं है, और हर लड़की अपने साथ अपने पास रिलेशनशिप्स की बैगेज लेकर आती है। इवन लड़कियां भी ये बोलते हैं कि आज के समय पर कोई अच्छा लड़का नहीं बचा है और हर लड़का इतना ज्यादा नीडी बन चुका है। बट रियलिटी में जिस तरह के इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, ये चीज उस इंसान के बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बताती है। बिकॉज अगर आप चाहो तो आप साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की मदद से उन लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो इस समय पर आपकी लीग से बहुत बाहर है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 अट्रैक्शन लॉस की, जिसकी मदद से आप किसी भी हाई वैल्यू इंसान को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो जिस तरह से एक मक्खी शहद की तरफ अट्रैक्ट होती है। लॉ नंबर 1, डिफरेंट इमोशंस अट्रैक्ट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पार्टनर्स। इमोशंस के 2 लेवल्स होते हैं, अपर इमोशंस और लोअर इमोशंस। लोअर इमोशंस वो होते हैं जिनको हम लेबल करते हैं एज नेगेटिव, जैसे एंगर, शेम, ग्रीड, जेलसी। और ये वो इमोशंस होते हैं जिनको हम जब भी दुनिया के आगे पेश करते हैं तो इन इमोशंस को देखकर जिस टाइप का इंसान हमारे से अट्रैक्ट होता है वो खुद बहुत ज्यादा ब्रोकन होता है, उसकी खुद सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, उसका खुद चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, और इस तरह का रिलेशनशिप कभी भी लॉन्ग टर्म में चल ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक इंसान की सेल्फ एस्टीम बहुत कम है और वो खुद को वैल्यूएबल सिर्फ तभी समझता है जब दूसरे लोग उसको देखकर जेलस होते हैं, तो ऐसा इंसान जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा तब वो आपको एक इंसान की तरह नहीं, वो आपको एक अवार्ड की तरह, एक सर्टिफिकेट की तरह या फिर एक ट्रॉफी की तरह देखेगा। और जब भी वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाएगा तब वो अपने दोस्तों को दिखा रहा होगा, देखो ये इंसान है, ये मेरी अचीवमेंट है, और इसके बेसिस पर तुम मुझे जज करो, इसके बेसिस पर तुम मुझे देखो कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। ऐसे इंसान को पड़ी नहीं होती कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो बस दूसरों के आगे ये दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास कितना अच्छा पार्टनर है, कितना गुड लुकिंग है ये, या फिर ये कितना ज्यादा अमीर है। ये होता है जब आप लोअर इमोशंस में रहते हो। जबकि अगर आप चाहते हो कि आप एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप में रहो, तो दुनिया के आगे ये पेश करो कि आप पीस में, जॉय में, स्ट्रेंथ में, इंटेग्रिटी में, ट्रुथ में, इस तरह के इमोशंस में बिलीव करते हो। जिस टाइप के इमोशंस आप दुनिया के आगे पेश करोगे, उसी टाइप का इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। लॉ नंबर 2, लुक इनटू देयर लेफ्ट आई टू ट्रिगर देयर पैशन। हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर लॉजिकली यूज होता है और राइट हेमिस्फेयर इमोशंस को प्रोसेस करता है। और इसके साथ ही दोनों हेमिस्फेयर्स अपनी ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं अपना राइट हैंड मूव कर रहा हूँ तो राइट हैंड को मूव करने के लिए मेरा लेफ्ट हेमिस्फेयर एंगेज होगा, जबकि अगर मैं अपनी आइज को लेफ्ट में लेकर जा रहा हूँ तो इसके लिए मेरे ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर एंगेज होगा। और तभी अगर आप किसी ऐसे इंसान में अपने लिए इंटरेस्ट जगाना चाहते हो जो इंसान अभी आप में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड से ज्यादा इंटरेक्ट करो। यानी अगर आप एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो चुके हो तो उनकी आप लेफ्ट आर्म को टच कर सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच अगर इतना कंफर्ट नहीं है तो एटलीस्ट उनकी लेफ्ट आई के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने एक और थ्योरी पेश करते हुए बोला है कि जस्ट बिकॉज ज्यादातर पेरेंट्स अपने बेबी को अपनी लेफ्ट आर्म में पकड़ते हैं और अपनी राइट आर्म को फ्री रखते हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए, तो उनकी राइट आई की जो विजुअल फील्ड होती है वो चीजों को ढूंढ रही होती है कि कौन सी चीज कब उठानी है, बेबी को क्या चाहिए, जबकि उनकी जो लेफ्ट आई की विजुअल फील्ड होती है वो ध्यान दे रही होती है बेबी पे। तो जब भी आप किसी इंसान की लेफ्ट आई से इंटरेक्ट करते हो, उसकी लेफ्ट आई पर फोकस करते हो, तब आप उसकी वही सर्किटरी को एक्टिवेट करते हो जो सर्किटरी उसके अपने बेबी से बॉन्ड बनाते हो एक्टिवेट होती है। लॉ नंबर 3, नेवर लेट योर एज डिफाइन यू। जो चीजें एक मेल को वैल्यूएबल बनाती है वो बहुत अलग होती है उन चीजों से जो एक फीमेल को वैल्यूएबल बनाती है। जैसे हम बोलेंगे कि एक मेल वैल्यूएबल है अगर उसके पास सोसाइटी की रिस्पेक्ट है, अगर उसके पास पैसा है, स्टेटस है, अगर उसको दुनिया की समझ है और उसकी लाइफ पूरी ऑर्डर में है। बट इन सारी चीजों को गेन करने में एक मेल को बहुत ज्यादा समय लगता है, जिस वजह से यूजुअली उसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं उसके 30s या फिर 40s में। और इसी वजह से आज के समय पर हम ये देखते हैं कि जो एक एवरेज यंग मेल होता है उसकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती, बिकॉज उसने कुछ भी प्रूव नहीं करा है। उसने सोसाइटी में बाहर जाकर ये प्रूव नहीं करा है कि वो किसी चीज़ को करने के काबिल है। जबकि ऑन द अदर हैंड यंग फीमेल्स को यंग मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और उन्हें ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। बिकॉज फीमेल्स के केस में जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो होती है उनकी इनोसेंस और उनका यूथ और इनोसेंस ये बताते हैं कि एक फीमेल अपने आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगी कि जो भी इंसान उस एनवायरनमेंट में मौजूद है उस इंसान की वैल्यूज बहुत अच्छी होंगी और वो लोग सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप खुद इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि एक घर में किस तरह के लोग चाहिए होते हैं हमें। अगर आपके फादर बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं तो क्या वो घर चल पाएगा, या फिर आपकी मदर के बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज हैं, बहुत ज़्यादा वो बैगेज लेकर घूमते हैं और आपको फील होता है यार कि मम्मी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और वो हमेशा कुछ हमारे पर निकाल रही होती हैं, क्या इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई भी फैमिली प्रॉस्पर कर सकती है? द आंसर इज नो। क्या आप एक ऐसे मेल को अपना आइडल मान सकते हो जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो? नो।
क्या एक फीमेल इस तरह की लड़की को अपना आइडल मान सकती है जिसकी बहुत ज्यादा बैगेज हो, जो हर समय रियलिटी को एक्यूरेटली देख ही ना पा रही हो और खुद या तो विक्टिम बन के बैठी हो या फिर वो दूसरों को ब्लेम कर रही हो? हम कितना भी पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएं, इस तरह के लोग डीप इनसाइड किसी को पसंद नहीं आते हैं। सो एज अ मेल खुद को हमेशा ऐसा दिखाओ कि जितनी भी आपकी एज है, जैसे अगर आपकी एज है 20, खुद को ऐसा दिखाओ कि जो भी आपकी एज है आप उससे थोड़ा सा ज्यादा मेच्योर हो। एक्ट लाइक 25। अगर आप एक फीमेल हो, इट डजेंट मैटर आप 35 के हो गए हो, 40 के हो गए हो, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में ये दिखना चाहिए कि आप अभी भी इनोसेंट हो, आप अभी भी बहुत ज़्यादा प्योर, अभी भी बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो। और जस्ट बिकॉज टाइम गुजर चुका है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बैगेज आ चुकी है। लॉ नंबर 4, टर्न योर सेल्फ इन टू एन एसेट। हर कोई अपनी लाइफ में उन लोगों को चाहता है जो उनकी लाइफ में कुछ ऐड करें, लेकिन जो लोग सेल्फिश होते हैं दे आर जस्ट लाइबिलिटीज। वो देते कम हैं और वो चीज़ें मांगते ज़्यादा हैं। इसलिए खुद को इस पोजीशन में ले आओ जहां पर आप दूसरों को कुछ ऑफर कर सको, जहां पर आप उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर सको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, रीड बुक्स एंड गेन नॉलेज। अगर आपके पास विजडम नहीं है, गेन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हमारा मनी साइकोलॉजी वर्कशॉप ज्वाइन करो एंड लर्न अबाउट मनी। डू व्हाट इज नीडेड। अपना कोपिंग मैकेनिज्म दिखाकर ये बोलना बंद करो कि सोसाइटी गलत है कि वो आउटर ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है बजाय इनर ब्यूटी के, या फिर सोसाइटी गलत है जस्ट बिकॉज वो उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट करती है जिसके पास पैसा है, या फिर जो गेम है, ये जो पूरी सोसाइटी है ये गलत है, और जस्ट बिकॉज आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप ठीक हो। दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। मैंने नोटिस करा है कि जो भी इंसान आपको झूठ बोल के जा रहा होता है कि हाँ ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती, आप एकदम से खुश हो जाते हो जस्ट बिकॉज आपके पास ये सारी चीजें नहीं है और आप वो काम ही नहीं करना चाहते हो जिनसे ये सारी चीजें आपको मिले। लेकिन जब भी मैं आपको ये सच बता रहा होता हूँ कि अपनी लुक्स पर काम करना और अपनी फिटनेस पर काम करना जरूरी है और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, या फिर पैसा कमाना जरूरी है, जब भी मैं आपको ये सच बता रहा होता हूँ, व्हाई डू यू गेट ऑफेंडेड? टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट थिंक, दोनों चीजों में से क्या ज्यादा ईजी है? क्या आप करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हो, या फिर क्या आप खुद को चेंज कर सकते हो? अगर सोसाइटी ये बोल रही है कि हम बस उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे जिनके पास पैसा, पावर या फिर लुक्स हैं, देन जस्ट वर्क ऑन इट। और ये भी एक विजडम का ही साइन होता है कि ओवर टाइम आप समझ जाते हो कि अगर मेरा कॉज, मेरा मैसेज इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो जो भी सोसाइटी में फालतू की चीज़ें वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं वो कर देता हूँ। अगर तुम मेरे मैसेज पर सिर्फ तभी ध्यान दोगे जब मैं अपनी लुक्स पर ध्यान दूंगा, या फिर जब मैं पैसा कमाऊंगा, या फिर जब मेरे पास पावर होगी, तो कोई बात नहीं। मैं ये छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने और इन मटेरियल एक्सटर्नल चीज़ों को गेन करने के लिए तैयार हूं ताकि तुम मेरे बड़े मैसेज का पार्ट बन पाओ। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो जिनसे आप प्यार करते हो, तो दुनिया को वो सारी चीजें दो जिनसे वो प्यार करती है। लॉ नंबर 5, स्टे इन साइट बट आउट ऑफ रीच। किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पहली चीज ये कि आप कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में बैठे रहो, बिकॉज अगर एक इंसान पूरे दिन आपके बारे में सोच रहा है तो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। और दूसरी चीज ये कि वो ये सोचे कि यार ये इंसान मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा, ये इंसान आउट ऑफ रीच क्यों है। बट आप ये करोगे कैसे? सी, जहां पर भी आप उस इंसान को रेगुलरली देखते हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या जिम हो, आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस को नोन बनाना है। आपको या तो उनसे कई बार आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, या फिर कोई भी स्मॉल टॉक करनी है। आपने बस उनको ये बताना है कि मैं हूं। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी प्रेजेंस को नोन बनाते हो वहीं पर सारा खेल टिकता है। बिकॉज दो तरह की एनर्जी आप वहां पर लेकर जा सकते हो। एक होती है नीडी एनर्जी, मतलब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये इंसान मेरे को मिल गया तो बहुत मजा आ जाएगा, यार ये मेरा क्रश है, ये कितना सुंदर है, ये कितना रिच है। आप हमेशा उसकी क्वालिटीज के बारे में सोच रहे हो और आप खुद को ऐसा दिखा रहे हो कि वो आपसे ऊपर है। तो इवन अगर आप ये कन्वे नहीं करते हो कि वो इंसान आपसे ऊपर है, जब भी आप उससे इंटरेक्ट करोगे उसको ये एनर्जी सेंस हो जाएगी, वो ये फील कर पाएगा कि आप खुद को उससे नीचे समझते हो और वो वहीं पे खुद को बंद कर लेगा। इसलिए हमें अपने अंदर नीडी एनर्जी नहीं रखनी, हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर ये इंसान मेरे को मिला तो भी ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है। और जब आप इस एनर्जी के साथ उनसे बात करते हो तो दूसरा इंसान भी एक बार सोचता है कि इस इंसान में कुछ अलग है। बिकॉज अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो हर समय उनको कोई ना कोई अप्रोच कर रहा होता है और हर कोई उन्हें ऊपर चढ़ा रहा होता है। बट जब आप उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हो तो वो भी सोचता है कि यार गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, और वो आपके बारे में फिर ज्यादा सोचता है। किसी भी हाई वैल्यू इंसान के आगे स्टैंड आउट करने का ये सबसे बेसिक तरीका होता है कि उन्हें हाई वैल्यू ट्रीट ही मत करो। ना उन्हें हाई वैल्यू समझो, ना उन्हें लो वैल्यू समझो, उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। जैसे इतने सारे सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं कि वो कितना ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं जब लोग उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप उन्हें बस नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो तो वो आपसे नॉर्मल इंसान की तरह बात करेंगे। और ये चीज इस तरह के लोग जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होते हैं, ये लोग ये क्रेव भी करते हैं। एक बहुत खूबसूरत लड़की क्रेव भी करती है कि काश कोई लड़का
सिर्फ मेरी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि मेरी इंटेलिजेंस के लिए भी, या फिर मेरी पर्सनालिटी के लिए भी मेरे को जाना है। या फिर एक लड़का जिसके पास बहुत पैसा है वो क्रेव करता है कि यार काश कोई लड़की ऐसी होती जिसको बस मेरा पैसा नहीं चाहिए होता, मैं उसको पैसा दूंगा, मैं उसको स्पॉइल करूंगा, बट काश वो मेरे से एक्चुअल में जो मैं हूं उससे प्यार करे। सो ट्रीट हाई वैल्यू पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, रियली रिच पीपल लाइक दे आर नॉर्मल पीपल, बिकॉज दे आर नॉर्मल। किसी को भी अपने से बहुत ज्यादा ऊपर मत उठाओ और खुद को इतना नीचे मत गिराओ। एंड दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट समवन हु इज रियली हाई वैल्यू।